नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए, समय समय पर परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ विचारधारा में भी परिवर्तन आता है और उसी परिवर्तन का परिणाम है उत्तर आधुनिकतावाद। यानी आधुनिकता के समय के बाद जो विचारधारा पनपी, उसका प्रभाव हमारे समाज पर क्या रहा और उसने किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित किया, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर उत्तर आधुनिकतावाद की बात करें तो 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। परिवर्तन आया किसमें? जो आधुनिकवादी विचारधारा थी या आधुनिकतावाद था, उसके बाद जो परिवर्तन आया उसे हम उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में जानते हैं। इसके जनक की अगर बात करें तो जॉन फ्रांकोइस ल्योतार इसके जन्मदाता हैं। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकतावाद वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई। यानी आधुनिकतावाद के बाद या आधुनिक समय में जो वास्तुकला में परिवर्तन देखने में आया, वो सबसे पहले उत्तर आधुनिकता का प्रभाव कहाँ पर दिखाई दिया? वास्तुकला के क्षेत्र में। लेकिन इसका विकास दर्शन, साहित्य व समीक्षा के क्षेत्रों में भी हो चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति केंद्रित समीक्षा दृष्टि है, जो मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है। यहाँ पर ये बातें महत्वपूर्ण है कि पहली बात तो ये व्यक्ति केंद्रित है, यानी एक व्यक्ति का विचार एक व्यक्ति तक सीमित है और उसकी एक समीक्षा दृष्टिकोण है। किसका? स्वयं व्यक्ति का। यानी समष्टि का सिद्धांत नहीं है, ये व्यक्तिवादी विचारधारा है और इसमें ये नहीं माना जाता कि सब कुछ संपूर्ण है। ये मानते हैं कि संसार में कुछ भी संपूर्ण नहीं है, सब कुछ अधूरा है। ये किसके विचार हैं? उत्तर आधुनिकतावाद में इसी प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित रही। अब इसके अर्थ और स्वरूप की अगर बात करें तो उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर और आधुनिकतावाद के जुड़ने से बना है। यानी इन दो शब्दों का मेल है, जिसका परिणाम क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें उत्तर का अर्थ है बाद का, अर्थात पिछले 2-3 दशकों में साहित्य जगत में जो नई चेतना उत्पन्न हुई है, अथवा वह साहित्यिक चेतना जो प्रयोगवाद और नई काव्यधारा से अलग है और उसके प्रकार की है। यानी कुछ अलग भी है और कुछ वही विचारधाराएं हैं जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि साहित्य में जो प्रयोगवाद है या नई कविता या नई काव्यधारा है, वो अपने आप में सामाजिक परिवर्तन का ही परिणाम थी। यहाँ पर व्यक्ति समाज को तो महत्व दे ही रहा है, लेकिन यहाँ समष्टि की बजाय व्यष्टि को ज़्यादा महत्व दिया गया, व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया गया। व्यक्ति के दुखों को, उसकी जो सहज सरल जीवन की विकट परिस्थितियाँ हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया और यहाँ पर अपने बात को कहने के लिए नए नए प्रयोगों का इस्तेमाल हुआ, नए नए उपमानों का इस्तेमाल हुआ, नए रूपकों का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर जो बदलाव देखने में आया, उसी के आधार पर हम उत्तर आधुनिकतावाद को देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा शब्द है आधुनिकतावाद। यह आधुनिकता और वाद दो शब्दों के जुड़ने से बना है, जिसका अर्थ है आधुनिकता से संबंधित सामग्री। आधुनिकता अपने आप में क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। यह शब्द आधुनिक और ता के मिलने से बना है। इसमें ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आधुनिकता के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो क्या है? मॉडर्न है। अतः इसका मतलब क्या हुआ? आज के युग से संबंधित विचारधारा, यानी वर्तमान जो समय चल रहा है उससे जुड़ी हुई विचारधारा क्या है? आधुनिकतावाद है। उत्तर आधुनिकतावाद का अर्थ क्या होगा? वह विचारधारा जो आधुनिक युग के भी बाद की है। हम मॉडर्न तो कह सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न का मतलब क्या है? हम आधुनिक हो गए हैं। लेकिन आधुनिकता के बाद भी जब हम आधुनिक हुए या जब मॉडर्नाइजेशन आया, उसके बाद में भी हमारे विचारों में जो परिवर्तन आया, उसे हम उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में देखते हैं। अब हम बात करें कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, आधार इसका कैसे हुआ।
या ये किस प्रकार क्या परिस्थितियां रही कि उत्तर आधुनिकतावाद का आगमन हुआ। देखिए वो समय था जब पूंजीवाद का जोरदार विरोध किया गया। कौन सा? जैसे हम प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो साहित्य में काव्य धाराएं हैं प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कवि थे या जो लेखक थे उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया। पूंजीवाद यानी गरीबों का शोषण करने वाली जो विचारधारा थी उसका विरोध किया और प्रत्येक राष्ट्र में मार्क्सवादी दर्शन पनपने लगा। मार्क्सवाद कौन सा है? जो पूंजीवाद का विरोध करता है और गरीब निम्न वर्ग का समर्थन करता है या मजदूर वर्ग का समर्थन करता है। क्रांति की चर्चाएं होती रही, लेकिन ये चर्चाएं धरातल पर ना होकर केवल साहित्य में ही ज्यादा की गई। यथार्थ रूप में अगर देखें तो क्रांति कहीं भी नहीं थी। यदि कहीं पर छुटपुट रूप में क्रांति हो भी रही थी तो उसे सत्ता के द्वारा दबा दिया गया। यूरोपीय पूंजीवाद ज्यों का त्यों था, वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। रूस जैसे राष्ट्र ने भी घुटने टेक दिए और वो खंड खंड हो गया, बिखर गया, क्योंकि यहाँ पर भी मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे प्रारंभिक अवस्था में कहाँ था? रूस में था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के निरंकुश और आक्रामक विश्व विजय का अभियान जारी रहा। हमारे अपने शासक समूह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। यानी पूंजी के निरंकुश और आक्रामक पूंजीपति वर्ग जो है वो अपने आधिपत्य या अपनी सत्ता को स्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा और वो इस अभियान को उसने निरंतर जारी भी रखा। इसी के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयकरण निजीकरण में परिवर्तित होने लगा। जहां पर राष्ट्र की बात थी उसके बजाय निजीकरण को ज्यादा महत्व दिया गया। वर्तमान समय में भी तो यही सब घटित हो रहा है। उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से हटकर साधारण जन से दूर छिटक गया। उदारीकरण की नीति क्या होती है? जब कानून के माध्यम से या सरकार के द्वारा बाजार को मुक्त करना या जो अनावश्यक सरकारी नियंत्रण है उसको समाप्त करना, ये उदारीकरण, उदारता का भाव जहां हो, इस नीति के परिणाम स्वरूप राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से हटकर साधारण जनता से दूर हो गया। नवीन उपभोक्ता समाज, पूंजी से बदलता सामाजिक ढांचा एवं धर्म संस्कृति में पुरातन पंथी शक्तियों का उभार, नई जातीय पहचान और टकराहट हेतु मानव जाति को छोटे छोटे समूहों में बांटकर विशाल सामाजिक परिवेश से अलग करने लगी। इसी पृष्ठभूमि में उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ। देखिए यहाँ पर जो बातें सामने आती हैं वो मुख्य बातें यहाँ पर क्या है कि एक तो निजीकरण होने लगा, यानी यहाँ राष्ट्र की बातें ना सोचकर स्वयं के विकास की बात, जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने राष्ट्र के विकास का प्रयास नहीं किया बल्कि स्वयं के विकास का प्रयास किया। दूसरा, उदारीकरण की नीति के कारण जो सरकारें थी या जो व्यवस्था थी, राज्यों के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी, उसमें साधारण जनता के लिए जो कल्याणकारी कार्य होने चाहिए थे वो सब खत्म हो गए, उनकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए साधारण जनता ने उनसे दूरी बना ली। तीसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नया उपभोक्तावादी समाज था उसमें पूंजीवाद को ज्यादा महत्व दिया या पूंजी से बदलता सामाजिक ढांचा, क्योंकि समाज भी किससे प्रभावित हो रहा था? पूंजीवाद से ही तो प्रभावित हो रहा था। इसके साथ साथ धर्म और संस्कृति में भी जो पुरातन पंथी शक्तियां थी वो ज्यादा उभर कर सामने आने लगी। नई नई जातियां अपनी पहचान बनाने के लिए ज्यादा संघर्ष कर रही थी। इसी कारण जो मानव जाति है वो छोटे छोटे समूह में बट गई। यहाँ पर सामाजिक एकता की बजाय जातिगत एकता को ज्यादा महत्व दिया गया। तो जो विशाल सामाजिक परिवेश था उससे छोटे छोटे समूहों के कारण अलग अलग बांटकर उसको देखा जाने लगा, यानी मानव जाति को छोटे छोटे सामाजिक समूह में बांट दिया, विशाल सामाजिक परिवेश से अलग करने लगी। यानी हमने संपूर्ण समाज की एकता पर बल नहीं दिया बल्कि जातिगत समाज की एकता पर या जातिगत भावना पर ज्यादा अधिक ध्यान देना इस काल में शुरू किया। या इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों के विचार इस प्रकार बदल रहे थे कि वो समाज के बारे में ना सोचकर स्वयं अपनी और अपनी जाति के बारे में ही ज्यादा सोच रहे थे।
यही कारण था कि उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ और हमारे सामने एक नई विचारधारा आई। इसके कारण एक नवीन संस्कृति का भी जन्म हुआ। देखिए, जो आधुनिकतावादी संस्कृति थी उसने सभी कलाओं के क्षेत्र में आनंददायी कार्य किया, यानी सब आनंद मगन थे या आनंददायी थे, क्योंकि आधुनिकतावादी विचारधाराओं से लोग बहुत प्रभावित थे। लेकिन इसने अपने लिए अत्यधिक आलोचकों को भी उत्पन्न कर लिया। आलोचना करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा थे। जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था हुई थी वह अपनी शुद्धता के कारण ही दूषित भी हो चुकी थी, उसे भी इसने झकझोर दिया। पिछले कुछ वर्षों से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा आधुनिक जीवन मूल्यों के कारण सामाजिक जीवन में एक ठहराव सा आ गया था, क्योंकि सब किसके बारे में विचार कर रहे थे? पूंजीवाद के बारे में, मार्क्सवाद के बारे में। जो निरंतर संघर्ष चल रहा था, उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन ठहर गया था। ठहरने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि समाज में दो ही वर्ग थे, एक उच्च वर्ग जो निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था या मजदूर वर्ग का शोषण कर रहा था, यानी पूंजीपति वर्ग उस मजदूर वर्ग का शोषण किया जा रहा था, जिससे कि सामाजिक जीवन में ठहराव आ गया था। समाज का विकास या समाज की तरक्की या प्रगति के बारे में कोई नए विचार उभर कर सामने नहीं आ रहे थे। उत्तर आधुनिक संस्कृति ने उस व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न करने का कार्य किया। उत्तर आधुनिकतावादी साहित्यकार क्या कहता है कि फांसीवादी सफलताओं या संस्कारों में हमारे कार्य करने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके द्वारा वह फांसीवाद का विरोध कर सके। क्योंकि जो फांसीवाद है ये हम सब जानते हैं कि यह कहाँ चला था। इटली में एक आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन था, जो मुसोलिनी द्वारा चलाया गया था। और अगर हम देखें कि मूल रूप से ये आंदोलन समाजवाद के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उदारतावाद के विरुद्ध था। इसीलिए ये मानते हैं कि इसका विरोध करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। उत्तर आधुनिकतावाद ने अपनी विनोदपूर्ण भावना द्वारा उच्च संस्कृति को भयता प्रदान करने वाली भद्रता को नीचे ला दिया था, यानी जो उच्च संस्कृति के को एक भयता या डर का माहौल बन रहा था उसे समाप्त करने का काम किया था। इसने जहां एक ओर स्थानीय बोली को मुक्त किया, वहां दूसरी ओर आंचलिकता की शक्ति को भी आजाद कर दिया। इसने विश्व को अधिक नीरस, एक रूप बनाने में योगदान दिया। सत्य जैसी अवधारणाओं के न होने पर भी इसने व्यापारिक अधिकारियों को सम्मोहित करने का काम भी किया। ये उस विचारधारा को ज्यादा महत्व देते हैं जिससे कि समाज की वास्तविक जो स्थिति है, जिसमें कि नीरसता का भाव यहाँ पर इन्होंने बताया है, नीरसता का भाव उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जो सत्य की अवधारणाएं थी उसके न होने पर भी जो व्यापारिक अधिकारी हैं उनको, यानी जो पूंजीपति वर्ग है, उनको सम्मोहित किया। अर्थात यहाँ पर ऐसे सत्य रूप में ये चीजें नहीं थी, ये अवधारणा, ये नियम नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य किया। अब कुछ देखिए, जब भी कोई विचारधारा आती है तो उसमें कुछ ना कुछ विडंबनाएं होती है जो उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। तो इस विचारधारा के साथ भी कुछ विडंबनाएं साथ में ही उत्पन्न कहीं माने जा सकते हैं, जिसमें ये मानते हैं कि आदि भौतिक कहकर क्रांति के विचार की निंदा हो रही थी। आदि भौतिक यानी जो इस संसार में भौतिकतावाद से प्रभावित है तथा सामूहिक विषय की धारणा का यहाँ पर तिरस्कार हो रहा था। अर्थात जो लोग ये मान रहे थे कि इस विचारधारा में भौतिक यानी भौतिकतावाद, जो कि पूर्ण रूप से संसारिक, या यूं कह सकते हैं कि संसारिक भौतिक जीवन से संबंधित कहकर क्रांति के विचार की ये निंदा कर रहे थे। इसे पूर्ण रूप से भौतिकवादी विचारधारा माना जा रहा था तथा इसके साथ साथ जो सामूहिक विषय की धारणा थी उसका भी तिरस्कार हो रहा था। उत्तर पूंजीवाद नौकरशाहियों की संपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खास किस्म का विरोध चल रहा था, यानी पूंजीवादियों के विरुद्ध नौकरशाही, किसी के अधीन कार्य करने वाले या जो पूंजीपति वर्ग के लोग थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि पूर्वी यूरोप में उथल पुथल ने पश्चिम की अनेक मान्यताओं को भी झूठा बना दिया। उसने उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के प्रति उदार समझकर उसका निराकरण कर दिया, उसको अपनाने से इनकार कर दिया।
यानी ये उन्होंने क्या समझा था कि जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये पूंजीवाद के प्रति पूर्ण रूप से उदार है, इसीलिए इन मान्यताओं को पश्चिम की जो अनेक मान्यताएं थी उनको झूठा बना दिया था और उनका निराकरण करना इन्होंने शुरू कर दिया। उत्तर आधुनिकतावाद में साम्यवाद की प्रक्रिया भी कम रही। ये विडंबना हम जान रहे हैं कि उसमें कमियां क्या थी, उसमें दोष क्या थे, जिसके कारण जो आलोचक हुए हैं या उत्तर आधुनिकवाद के जो विरोधी विचार हैं वो क्या क्या विरोध किया जा रहा था। तो पहला यहाँ पर हमने देखा कि आदि भौतिक कहकर, कि ये तो पूर्ण रूप से आदि से मतलब होता है, ये विशेषण है किसका, भौतिकवाद का, कि मूल रूप से संसारिक जो भौतिकतावादी विचार हैं उसे क्या कहा इन्होंने, भौतिकतावादी कहकर क्रांति के विचार की निंदा हो रही थी। यानी ये क्रांति नहीं बल्कि ये तो भौतिकवाद है, तथा सामूहिक विषय की जो धारणा थी उसका इन्होंने तिरस्कार किया। इसके साथ साथ नौकरशाहियों की संपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध खास किस्म का विरोध भी चल रहा था। इसका परिणाम क्या निकलकर सामने आया कि पूर्वी यूरोप में उथल पुथल ने पश्चिम में जो अनेक मान्यताएं थी उनको भी झूठा सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ उत्तर आधुनिकतावाद को इन्होंने पूंजीवाद के प्रति उदार समझकर उसका भी निराकरण किया। उत्तर आधुनिकतावाद में साम्यवाद की प्रक्रिया को भी विशेष महत्व नहीं दिया। साम्यवाद का योगदान या साम्यवाद की जो विचारधारा इसमें कम रही, ये भी इसकी निंदा का या विडंबना का एक कारण था। यह पूंजीवाद की सफलता का पक्षधर रहा। अधिकांश सरकारें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गीत ही गाती रही। सत्ता प्राप्त नेता ये बार बार घोषणा कर रहे थे कि उदारीकरण की नीति के कारण आज बहुलतावाद है, परिणामशीलता है और खुलापन है। ये कौन कह रहा था, ये नेता अपनी सत्ता में जो विराजमान थे वो ऐसी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे कि उदारीकरण की नीति को अपना लिया है या इस नीति के कारण ही आज बहुलतावाद, परिणामशीलता और खुलापन समाज में व्याप्त है। परिणाम यह है कि आज साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग दब गए और पूंजीवाद सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें इस विडंबना को या इस निष्कर्ष के आधार पर अगर हम यहाँ विचार करें तो यही बात निकलकर संक्षेप रूप में सामने आती है कि उदारीकरण की नीति के प्रति जो सरकार का रवैया रहा उसके साथ साथ पूंजीवाद की जो विकास धारा रही, तो उदारीकरण के साथ साथ और पूंजीवाद के साथ साथ जो उत्तर आधुनिकतावाद के लिए सबसे विडंबनापूर्ण जो विचार रहा वो यही रहा कि उसने पूंजीवाद को ज़्यादा सहायता की या पूंजीवादी विचारधारा को इस समय काल में ज़्यादा महत्व दिया गया। यानी उत्तर आधुनिकतावाद में पूंजीवादी जो विचारधारा है यही ज़्यादा विकास की ओर या सफलता की ओर अग्रसर हुई। इस समय काल में या इस विचारधारा में मानसिकता क्या थी, उत्तर आधुनिकतावादी मानसिकता क्या है, या इस विचारधारा से जो प्रभावित समाज या लोग हैं उनके मानसिकता क्या है। देखिए, उत्तर आधुनिक परिस्थिति एक विशेष प्रकार की मानसिकता है। निश्चित है कि एक विचारधारा है और विचारधारा किसी की मानसिकता का ही परिणाम होता है। इसे उत्तर आधुनिक मानसिकता भी कह सकते हैं। ये मानसिकता ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ के कारण ही पैदा हुई है। इतिहास का भी प्रभाव है और समाज का भी इस पर प्रभाव है। जहाँ एक ओर हमारे बौद्धिक जीवन के विचार तथा मान्यताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई, वहीं दूसरी ओर 21वीं सदी की पूंजीवाद की जन संस्कृति भी इसमें लक्षित हो रही थी। जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पर जो बातें सामने आई, एक तो हमारा बौद्धिक जीवन जो इस समय काल में चल रहा था, बौद्धिक जीवन के जो विचार हैं और उनकी मान्यताएं, यानी इस जीवन काल के विचारों ने और मान्यताओं ने तथा संस्कृति ने इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आज विचार विमर्श, पुस्तकीय चिंतन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों के द्वारा लोगों की जिंदगी के बारे में चिंतन किया जा रहा है। निश्चित है, हम नित्य प्रतिदिन ये घटनाएं देख रहे हैं कि लोगों की जिंदगी के बारे में चिंतन करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन उस चिंतन को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, यानी उसको प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, केवल विचार किए जा रहे हैं। पूंजीवाद की जो विशेषताएं 21वीं सदी की जनसंस्कृति का निर्माण कर रही है, वही उत्तर आधुनिकतावाद की छवि का निर्माण कर रही है। हमारा सामाजिक जीवन मानव की चेतना पर विशेष प्रकार का भाव अंकित
करता है। जैसा समाज होगा वैसे ही मानव की चेतना भी होगी। इसके फलस्वरूप हम जीवन के मूलभूत मूल्यों को समझते हैं तथा संसार और अपने परिवेश को ढंग से देखते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा हमारी मानसिकता का विकास भी होता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद के कारण जो हमारी मानसिकता में बदलाव आया है, उसी के विचारों को या उसी का प्रभाव हम अपने समाज में और जीवन में देखते हैं। और इसी विचारधारा का प्रभाव है कि आज यौन विकृतियां, व्यवस्था में टूटन, नैतिकता का हनन, मूल्यों का पतन, भ्रष्टता, आतंकवाद, अनास्था, निराशा, अजनबीपन, महानगरीय बोध, धर्म युद्ध, नारी फूहड़ता, राजनीतिक दोगलापन, दलित चेतना, शोषण, वर्ग संघर्ष, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीति आदि जो विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं वो विकसित हो रही है। इन पंक्तियों को युगीन चेतना अथवा समकालीन बोध भी कहा जा सकता है। यानी युग की चेतना या इस काल का जो बोध है, ज्ञान है, वो क्या है, यहाँ पर हम इन प्रवृत्तियों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, अगर प्रश्न में इस तरह की पूछ लिया जाए कि उत्तर आधुनिकतावाद की खास विशेषताएं क्या है जो हमारे सामने आज है, या प्रवृत्तियां क्या है, तो ये सभी बातें, ये सभी पॉइंट्स उसमें लागू होते हैं कि आज वर्तमान समय में यौन विकृतियां हमारे सामने है, जो हमारी व्यवस्था है वो टूट रही है, हमारे समाज की नैतिकता का हनन हो रहा है, नष्ट हो रही है, हमारे नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, चारों ओर भ्रष्टता व्याप्त है, आतंकवाद का माहौल है, लोगों में ईश्वर के प्रति कोई आस्था का भाव नहीं बचा, बल्कि लोग अनास्था की ओर जा रहे हैं। हम सब ने ये हिंदी के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी ये बातें, ये विशेषताएं कर चुके हैं, वो भी इसी का ही परिणाम है या इसी की पृष्ठभूमि में आता है। जीवन में निराशा अधिक व्याप्त है, लोग एक दूसरे से अनजान हो गए हैं, महानगरीय जीवन कितनी दुर्गताओं या मुश्किलों से भरा हुआ है, लोगों के मन में धर्म युद्ध चल रहा है, नारी समाज में फूहड़ता फैलाने का जो कार्य कर रही है, या राजनीतिक दोगलापन हमारे सामने आता है, दलितों के प्रति जो हमारी चेतना है या जो हमारे विचार हैं, शोषण जो समाज का हो रहा है, वर्ग में जो संघर्ष हमारे सामने है, भूमंडलीकरण की जो विचारधारा है या भूमंडलीकरण जैसी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं, उदारीकरण की नीति का जो प्रभाव हम समाज पर देख रहे हैं, राज्य पर देख रहे हैं, ये इसी जो हमारा उत्तर आधुनिकतावाद है उसी का परिणाम है। अब देखते हैं कि इस विचारधारा में मीडिया का क्या रोल है या मीडिया की क्या भूमिका है। देखिए, मीडिया के माध्यम से विचारों को गति मिलती है, पंख मिलते हैं, विचार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक बहुत ही शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। आज हमारा मीडिया संसार के प्रत्येक कोने कोने में पहुंच चुका है। सूचना और संचार के तकनीकी ज्ञान ने संसार को एक परिवार बना दिया है। यह मुनाफे पर चलने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग भी बन चुका है, बल्कि इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कहना चाहिए, जो अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए विज्ञापनों के सहारे उत्तर आधुनिक मानसिकता के पनपने में अपना योगदान दे रहा है। और इसका उदाहरण हम प्रतिदिन अपने टीवी स्क्रीन पर, अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूमंडलीकृत पूंजीवाद के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में मीडिया और तकनीकी विकास का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी के कारण लोक संस्कृति के लिए खतरा उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि जो लोक जीवन जीने वाला एक सामान्य व्यक्ति है वो भी बाहरी पाश्चात्य या दूसरी जो संस्कृति है, आधुनिकतावादी जो संस्कृति है, उससे प्रभावित होकर अपनी लोक संस्कृति का त्याग कर रहा है। इससे पूर्व जन संस्कृति के निर्माण में लोगों का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता था, यानी वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करते थे। उच्च वर्ग की संस्कृति की नकल निचले वर्ग द्वारा की जाती थी, लेकिन लोक संस्कृति लोगों की अपनी संस्कृति होती थी। यहाँ पर उच्च संस्कृति की केवल नकल मात्र थी, लेकिन अपनी संस्कृति, उनकी अलग विचारधाराएं, उनके अलग रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके जो धार्मिक, उनकी कह सकते हैं कि जो धार्मिक मान्यताएं, वो सब उनकी व्यक्तिगत थी। लेकिन आधुनिक चिंतन, राजनीति, कला, साहित्य, समाजशास्त्र, जन आंदोलन आदि बिंदुओं से ये विचारधाराएं शुरू होती हैं, और इसमें आधुनिक पुट व विशेष मानसिकता है जो प्रवृत्ति पूंजीवाद की जन संस्कृति में पैदा हुए मानस की होती है। यानी यहाँ पूंजीवाद का प्रभाव जब मानस पटल पर आ जाता है तो विचारधाराओं में परिवर्तन आ जाता है।
अतः इसमें दो मत नहीं है या दो विचारधाराएं नहीं है कि उत्तर आधुनिकतावाद को प्रभावित करने में पूंजीवाद का विशेष योगदान है। और इस कार्य का प्रचार प्रसार करने में या इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में मीडिया प्रमुख भूमिका में है, या मीडिया का इसमें विशेष हम योगदान मान सकते हैं, विशेष इसकी भूमिका को देख सकते हैं। उसके बाद है भूमंडलीकृत पूंजीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए, आधुनिकता आज पूंजीवाद अगर देखें संसार के पूरे समाज को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। हम पिछले दशकों के आर्थिक इतिहास के बारे में अधिक चिंतन न करके आज की आर्थिक स्थिति और उससे उत्पन्न विचारों के बारे में विचार करेंगे, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद ने पूरे समाज को जोड़ दिया था। इसका कारण ये भी था कि अमेरिका लंबे काल से आर्थिक विकास की ऊंची दर को प्राप्त कर रहा था। इसका एक अन्य कारण ये भी था कि अमेरिका साम्यवाद के विरुद्ध युद्ध में अन्य देशों को भी सम्मिलित करना चाहता था। यानी यहाँ पर भी कौन सी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। पूंजीवाद समाज को दिशा दिखाकर उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालना चाहता था। इधर पिछले 2 दशकों में काफी परिवर्तन भी हुआ है। संसार के जो विकासशील देशों में पूंजीवाद का लगभग भूमंडलीकरण हो चुका है, यानी भूमंडल पर इसका प्रचार प्रसार हो चुका है, और यही उत्तर आधुनिकतावाद को सर्वाधिक प्रभावित भी कर रहा है। पूंजीवाद का इतना अधिक प्रचार प्रसार या भूमंडलीकरण का ही प्रभाव हम उत्तर आधुनिकतावाद में देख सकते हैं। धीरे धीरे पूंजीवाद का भूमंडलीकरण न केवल उत्तर आधुनिकतावाद को जन्म दे रहा है, बल्कि उसके स्वरूप और परिणामों को भी बल दे रहा है। कुछ विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करें और पूंजीवाद के विरोध में कई आंदोलन भी उन्होंने चलाए हैं। यदि ऐसा हुआ तो वो जीवन को बदलने वाला आख्यान भी होगा, एक कहानी होगी जो जीवन को बदलने वाली होगी। हो सकता है इसके कारण हमारा समाज बेहतर बन सके। आज भले ही अंतर विरोधों और संघर्षों के कारण हमारा समाज अपनी दिशाओं से भटक रहा है, लेकिन इसी में से कोई ना कोई हमें नया मंगलकारी रास्ता भी निकालना होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष तौर पर देखें, जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये समाज को पूंजीवाद से प्रभावित समाज के रूप में देख रहा है, या जो हमारी लोक संस्कृति से जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। यही कारण है कि हमारा समाज बदल रहा है, और उस बदलाव के कारण अनेक समस्याओं का सामना उत्तर आधुनिकतावादी विचारधाराओं में हम देख रहे हैं। और उन समस्याओं के निदान के लिए भी हमारे ही समाज के विद्वान जन को प्रयास करना होगा, ताकि हमारे इस बदलते हुए समाज को दोबारा से सही दिशा, भटकती हुई दिशा से वापस सद्मार्ग पर चलाया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस विचारधारा को जो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित है, उसी दृष्टिकोण से आप इसको समझें और इसको व्याख्यायित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।